हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में जो हमारी पहली अपडेट है ना, वो आती है यहाँ पर एनगोलो कांटे, चेल्सी और बार्सिलोना के बीच में जो कुछ खिचड़ी पकड़ी है। अब देखो, रिसेंट टाइम्स में हमने ये तो पता है कि एनगोलो कांटे और चेल्सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू को लेकर जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा दब चुकी हैं और कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज एक म्यूचुअल कंक्लूजन पर निकल के नहीं आ रही हैं और साथ में एग्री भी नहीं कर रही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ही जो सॉल्यूशन है वो बचता है कि एनगोलो कांटे 2023 समर ट्रांसफर विंडो में एज अ फ्री एजेंट चेल्सी को छोड़ के चले जाएंगे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम यहाँ पर रिपोर्ट्स की माने तो चेल्सी को इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं रही है, क्योंकि अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि ग्राहम पॉटर किस तरीके से रेट करेगा और ग्राहम पॉटर एक्चुअली में आने वाले टाइम में चेल्सी कि इस स्क्वाड को किस तरीके से मोल्ड करने वाला है। जहां पर देखो एनगोलो कांटे की बात है, वहीं आप जॉर्गिनी का कॉन्ट्रैक्ट का देख लो, उसका भी सीन है। वहीं डेफिनेटली यहाँ पर गैलेगर और जैसी यंग प्लेयर्स को रिक्रूट करना है, प्लस यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग का जो परस्यू है उस पर जाना है। तो चेल्सी काफी ज्यादा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में और उन सब में कहीं ना कहीं एनगोलो कांटे की जो बात है वो यहाँ पर थोड़ी दबती हुई दिख रही है। बट ऐसे में जब यहाँ पर इसे सबको ऑफकोर्स यार एनगोलो कांटे की रीसेंट परफॉर्मेंस की हम बात करें या फिर रीसेंट टाइम्स की हम बात करें तो वो कोई इतने ज़्यादा ऑप्टिमल नहीं है, बट स्टिल इट इज़ एनगोलो कांटे। और ऐसे में एक क्लब जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस स्टेप्स रख रहा है वो है यहाँ पर FC बार्सिलोना। अब देखो यार, सबसे पहला ओपिनियन आता है ना, वो ये आता है कि ये डील क्या अच्छी है या बुरी है। अब देखो यार, ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है, बट डेफिनेटली थोड़ा बुरे की साइड पे है। इसके 3-4 पॉइंट है। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अगर गुड पॉइंट्स की हम बात करें, क्योंकि कम है तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये फ्री एजेंट के तौर पे आ रहा है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर बार्सिलोना के ऑफिस के अंदर की बात करें तो यहाँ पर वो ये मान के चल रहे हैं कि देखो, अगर रूबन नेवेस को हमको लेके भी आना है तो कम से कम 25-30 मिलियन देने पड़ेंगे। और ऐसे में एनगोलो कांटे जो कि काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, प्लस यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास उसका एक स्टेटस है, एक ऑरा है, और यहाँ पर डेफिनेटली वो फ्री एजेंट पे आ रहा है, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा सही होगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये मान के चल सकते हैं कि सिर्फ मतलब पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा बार्सिलोना की ट्रांसफर स्ट्रैटेजी में। ये काफी सही डिसीजन भी है, क्योंकि बार्सिलोना फाइनेंशियली थोड़ा यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है और चैंपियंस लीग से एक्सिट ये काफी ज्यादा उस चीज को और डेंस बना देता है। इसी के साथ बात करें अगर इस डील के थोड़े से ड्रॉबैक्स की, तो सबसे पहली चीज है कि यार ये एनगोलो कांटे वो एनगोलो कांटे नहीं शायद से जिसको देख के एक टाइम पे पूरा ट्रांसफर मार्केट हिल जाता था, या फिर अगर फैन बेसिस के हैं तो वो यहाँ पर वाइल्ड हो जाते, चाहे रियल मैड्रिड के हो, या यूनाइटेड के हो, चाहे PSG, बार्सिलोना या बड़े बड़े क्लब के जितने बड़े फैन बेस हैं वो यहाँ पर डेफिनेटली चाहते थे कि भाई इस टाइप का बंदा ना हमारे क्लब में जरूर आए। लेकिन आज कहीं ना कहीं सिचुएशन बदली हुई है और उसके पीछे का रीजन ये है, चाहे हम इंजरी रिकॉर्ड्स की हम बात करें, चाहे हम उसके एज के बढ़ने के साथ की बात करें, चाहे डेफिनेटली हम यहाँ पर बात करें कि किस तरीके से यहाँ पर एनगोलो कांटे अब बड़े बड़े मैचेस में परफॉर्म करेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिल्यूशन वाली बात है, आपको सोचने में मजबूर कर देते कि यार ये क्या ज़रूरी भी है। एंड एट द सेम टाइम दूसरा पॉइंट जो ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर एनगोलो कांटे को रिक्रूट भी किया जा रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। आप सर्जियो बुस्केट्स को रिप्लेस कर रहे हो। देखो, ये चीज़ तो कंफर्म ही होती हुई दिख रही है कि सर्जियो बुस्केट्स का ये डेफिनेटली लास्ट सीजन है बार्सिलोना में, लेकिन उसको रिप्लेस करना इतना ईजी नहीं है जितना ईजी बनाया जा रहा है। एंड डेफिनेटली इसके पीछे तीसरा रीजन आता है, वो आता है टैक्टिकल एडेप्टेशन। ये तो कंफर्म है कि एनगोलो कांटे डायरेक्ट आइडियल रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। और जिस टैक्टिकल सेटअप में अगर हम बात करें कि जावी खिलाता है या फिर आइडियली यहाँ पर सर्जियो बुस्केट्स को हम खेलते हुए देखते हैं, एनगोलो कांटे उसमें एक्सेल नहीं कर सकता। तो एनगोलो कांटे के लिए एक चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी, आपको अपनी फॉर्मेशन को अडेप्ट करना पड़ेगा और 4-2-3-1 के सिस्टम में खिलाना पड़ेगा। क्या ये वर्थ द हाइप है, या फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके हिसाब से ट्रांसफर मार्केट में एनगोलो कांटे से ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बेटर ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं? डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से कौन से प्लेयर्स हैं इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट है जो कि काइंड ऑफ बार्सिलोना के रिगार्डिंग ही है, और ये आते हैं कि यहाँ पर जो स्पेनिश प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने यहाँ पर नेमार के अगेंस्ट जो केस है उसको अब ड्रॉप कर दिया है। केस था यहाँ पर बार्सिलोना और सेंटोस वाला हिसाब था वहाँ पर। अब देखो, इसके रिगार्डिंग मैंने एक शॉट ऑलरेडी डाल रखा है, लेकिन अगर मैं तुमको ओवरव्यू दूं तो यहाँ पर सीन ये था कि जब सेंटोस से 2013 में बार्सिलोना में ट्रांसफर होते हैं नेमार, तो वहाँ पर एक DIS कंपनी भी थी जो कि 40% इमेज राइट्स नेमार के होल्ड करती थी। ऐसे में यहाँ पर उनका ये एलिगेशन था कि जो बार्सिलोना है और जो सेंटोस है और जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व थी इस पूरे ट्रांसफर ऑपरेशन में, सिर्फ DIS को छोड़ के जिनके पास 40% इमेज राइट्स थे, उन्होंने आपस में ही साठ गांठ कर ली, एक ही थाली के चट्टे बट्टे वाली हरकत कर ली और सारे के सारे उन्होंने जो पेमेंट्स थे वो अंडर द टेबल कर दिए, और जो असली में टेबल के ऊपर पेमेंट रखे गए वो काफ़ी कम थे। वो ये दिखाने के लिए जिससे जो DIS है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम शेयर मिले।
अब यहाँ पर अगर रिसेंटली कोर्ट ट्रायल की हम बात करें तो स्पेनिश प्रोसिक्यूटर्स ने ये कह दिया कि हमारे पास कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में क्राइम का जरा सा भी हिंट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप एक काम करो, इनको बरी कर दो इस केस से। ऐसे में यहाँ पर अगर इसके रिप्लाई में जो नेमार के लॉयर है वो डेफिनेटली यहाँ पर डिफेमेशन का और यहाँ पर जो डैमेजेस हैं उसका कंपेंसेशन सीख कर सकते हैं और वापस से उन पर केस ठोक सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग काफ़ी मिक्स रिपोर्ट्स हैं कि लाइक पॉलिटिकल प्रेशर है या फिर वो है फलाना का ना, लेकिन डेफिनेटली हम यहीं तक इस चीज़ को रोक सकते हैं। नेमार के लिए काफ़ी सही चीज़ है क्योंकि अगर उसके स्पोर्टिंग करियर की हम बात करें तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका फोकस इधर उधर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो भाई पेप गार्डियोला ने रिसेंटली एरिक टेन हैग और मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रोजेक्ट पे काफ़ी अच्छी बातें कही हैं और एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि पेप गार्डियोला जब मिकेल आर्टेटा के रिगार्डिंग बात करते हैं और पेप गार्डियोला एरिक टेन हैग के साथ भी काम कर रखा है, तो उनके रिगार्डिंग जब बात करेंगे तो काफ़ी अप्रेजल वाली चीज़ आएगी। लेकिन डेफिनेटली जो उन्होंने चीज़ें कही हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बेस के लिए और मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रिटिक्स के लिए भी, क्योंकि ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि जो यूनाइटेड कर रही है वो कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर का काम है। डेफिनेटली इट विल टेक द प्रोसेस। और चाहे हम बात करें यहाँ पर एरिक टेन हैग के कुछ डिसीजंस की, कुछ बोल्ड डिसीजन की, तो उसको क्रिटिसाइज करना बिल्कुल फेयर पॉइंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमको यहाँ पर थोड़ा आगे का देखना पड़ेगा, हमको एक प्रोजेक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में यूनाइटेड को आने वाले 2-3 सालों में हम कितना आगे देखना चाहते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पर उसको मोल्ड होते हुए देखना चाहते हैं। और पेप गार्डियोला का ये इंटरव्यू काफ़ी सही उसका एग्जाम्पल था। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड की और अर्लिंग हालैंड की। नहीं, ट्रांसफर की बात नहीं है, हालैंड की पिछले वाले से हम लिंक कर सकते हैं। हम हालैंड के इंजरी के रिगार्डिंग बात करें तो पेप गार्डियोला ने ये अपडेट दिया है कि अभी भी देखो कंफर्म नहीं है कि वो लेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेलेगा या नहीं खेलेगा, एंड लेट्स होप कि भाई यहाँ से कहीं ना कहीं जो हालैंड का इंजरी रिकॉर्ड है वो डॉर्टमुंड वाला ना हो जाए। वैसे इसके रिगार्डिंग काफ़ी मतलब ताबड़तोड़ तरीके से एक स्पेशल प्रोग्राम सिटी ने लगा रखा है कि हालैंड को इंजर्ड नहीं होने देना और हालैंड का जो इंजरी रिकॉर्ड है उसको बिल्कुल ही हटा दो तुम। लेकिन इसी के साथ वैसे इंजरी रिकॉर्ड से ज़्यादा है कांटे का इंजरी प्रोन होना भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी रियल मैड्रिड की, यहाँ भी हम इंजरीज की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एंड्रिक की रेस में रियल मैड्रिड जीतती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अब एफसी बार्सिलोना ने दूसरा ब्राजीलियन प्लेयर यहाँ पर स्काउट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आई थिंक उसका नाम विक्टर है, 17 ईयर ओल्ड है। साथ ही अगर पीएसजी की बात करें तो पीएसजी तो देखो लाइक काफ़ी पीछे है अभी इन सारे रेसेस में। और अगर हम बात करें यहाँ पर लिवरपूल की, तो लिवरपूल डेफिनेटली यहाँ पर जूड बेलिंगम के चक्कर में है, लेकिन कहीं ना कहीं इस एंड्रिक और विक्टर इनके रेसेस में वो नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेटली रियल मैड्रिड एंड्रिक की जो साइनिंग है उसको ऑलमोस्ट रैप अप कर चुके हैं, अगर कोई लास्ट मिनट सरप्राइज हमको ना देखने को मिले। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर वाल्वर्दे और बेंजिमा की, तो कहीं ना कहीं वाल्वर्दे के रिगार्डिंग अभी ये अपडेट चल रहा है कि शायद से जो उसको जो क्या नाम था उसका मैं भूल गया, आई थिंक गोमेज था, हाँ पापू गोमेज का जो टैकल था उसकी वजह से जो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है वो कहीं ना कहीं अभी भी कंटिन्यू है और डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अनलाइकली है कि वाल्वर्दे को खिलाया जाए। खैर बेंजिमा के रिगार्डिंग भी सेम सिचुएशन है कि उसका भी अभी कंफर्म नहीं है कि वो यहाँ पर गिरोना के अगेंस्ट खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा, लेकिन लुका मॉड्रिच डेफिनेटली यहाँ पर खेलने वाला है। साथ ही ये भी है कि शायद से रॉड्रिगो और विनीसियस को जो स्पेनिश नेशनैलिटी थी वो यहाँ पर मिल गई है। इसका मतलब 2 नॉन ईयू स्पॉट्स अब एक बार फिर से खाली हो चुके हैं। अगर आपको याद हो तो एक बार ये अपडेट आ रही थी कि गैब्रियल हेसूस के चक्कर में इसलिए भी कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड थोड़ा हेजिटेट कर रही थी कि जो नॉन ईयू स्पॉट है वो यहाँ पर उसके पास चला जाएगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर स्पेनिश नेशनल टीम के एक प्रिलिमिनरी 55 मैन के स्क्वाड से। देखो ये कोई ऑफिशियल नहीं है, अब ऑफिशियल होगी वो 21 नवंबर को आई थिंक के आसपास ही होगी, जब ये सारा अपडेट होगा कि किस तरीके से भाई जब खेला जाएगा, किस तरीके से सीन होगा, वो ऑफिशियल होगी 26 मैन की। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सीन ये कि जो लीक की गई है 55 मैन की प्रिलिमिनरी, ये एक तरीके से ये है कि आपने बहुत सारे नेशनल प्लेयर्स जो कि स्पेनिश नेशनलिटी से खेलते हैं उनका एक डेटाबेस निकाला, उनको आपने 55 में बांट दिया। अब इस 55 में कहीं ना कहीं आप फर्दर आप यहाँ पर स्काउटिंग करोगे और फाइनल लिस्ट आप 26 के निकाल दोगे। लेकिन 3 टॉकिंग पॉइंट्स जो कि मेरे को लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर वर्थ वाइल थे, वो ये थे कि डेविड दया को बाहर कर दिया गया। भाई 5 गोलकीपर सेलेक्ट करें और डेविड दया नहीं है उसमें से। अब इसके रिगार्डिंग काफ़ी मिक्स है। डेफिनेटली एक ट्रोल, अगर हम ट्रोल वाले सेक्शन पे जाएं तो वो ये मानते हैं कि डेविड दया द मोस्ट हाईएस्ट एक्सपेंसिव, अगर हाईएस्ट अर्निंग की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गोलकीपर्स की बात करें, वो यहाँ पर डेविड दया को स्क्वाड में रखता भी नहीं है। इसके अगेन काफ़ी फेवरेटिज्म वाला बात भी है, लेकिन डेफिनेटली मैं यहाँ पर इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, क्योंकि ये लुइस एनरिके का टेक्निकल वो है कि भाई ठीक है उसको गोलकीपर ऐसा चाहिए तो ऐसा चाहिए। हाइवर्ट्स
स्टिल शॉक्ड कि क्या डेविड दे की टेक्निकल एबिलिटी इतनी खराब है कि स्पेनिश के 5 गोलकीपर्स में भी वो नहीं आता। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें 2 सेंटर बैक्स ही जहाँ पर काफ़ी वैसे एलेजेंड्रो बाल्डे को भी यहाँ पर उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, विच इज़ एब्सोल्युटली फुल्ली डिजर्विंग। भाई बाल्डे की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सही आ रही है एंड आई वुड नॉट बी शॉक्ड अगर बाल्डे यहाँ पर अपने जो कंपेटिटर है उसकी पोजीशन पर उनको बीट करके यहाँ पर आगे परफॉर्म भी कर दे। साथ ही यहाँ पर नाचो फर्नांडिस भाई एक ऐसा सेंटर बैक उसको जगह नहीं दी गई है। आई थिंक यहाँ पर डिस्पाइट द फैक्ट कि काफ़ी लोग ये ले लेते हैं कि रियल मैड्रिड में उसको फर्स्ट टीम में फुटबॉल नहीं मिलता, तो यहाँ पर वो डिजर्व भी नहीं करता, बट डेफिनेटली भाई नाचो इज वन ऑफ द बेस्ट रिजर्व सेंटर बैक टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि रियल मैड्रिड का सेंटर बैक का सिस्टम यार इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसमें काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स, काफ़ी बड़े बड़े क्लब्स के जो सेंटर बैक खेलते हैं वो भी कहीं ना कहीं फर्स्ट टीम में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट आई थिंक नाचो को भाई इंक्लूड कर लेना चाहिए था, बिकॉज ही इज़ वेरी वर्सेटाइल एंड वेरी वेरी गुड प्लेयर। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड के फॉर्मर प्लेयर के एल कैपिटानो की, तो भाई सर्जियो रैमोस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया एंड फुल्ली डिजर्व। भाई मतलब सर्जियो रैमोस का पिछला सीजन, अगर ये सब चीज़ें पिछले सीजन हो रही होती तो आई थिंक कोई क्वेश्चन मार्क वगैरह खड़ा नहीं होता। लेकिन डेफिनेटली अगर इस सीजन की परफॉर्मेंस की बात करें, सर्जियो रैमोस ने भाई जो ऐसे जो गाड़ी घुमाई है ना सैलमोंडर भाई की, तो भाई मजाक से हटके भाई मैं सोच भी नहीं सकता कि कैसे यहाँ पर स्पेनिश नेशनल टीम सर्जियो रैमोस को लाइक इग्नोर कर सकती है, कैसे कर सकती है। इट्स नॉट अबाउट, और इट्स नॉट ओनली अबाउट द टैक्टिकल, इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिकलिटी, इट्स अबाउट मेंटल। भाई सर्जियो रैमोस इन योर स्क्वाड एक अलग चीज होती है भाई, एक अलग। इट्स डेफिनेटली लाइक कि ज़्लातन इब्राहिमोविच को हम यहाँ पर एक टाइम के लिए यहाँ पर वाटफोर्ड में खिलवा दें। मतलब मैं वो नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पेनिश नेशनल टीम काफ़ी ज़्यादा यंग है, और ऐसे में अगर सर्जियो रैमोस की अगर लीडरशिप की बात करें तो वो यहाँ पर उनको चाहिए, उनको बकचोदी वाले प्लेयर्स चाहिए, उनको डराने वाले प्लेयर्स चाहिए, एंड सर्जियो रैमोस स्टिल गॉट इट। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।